एग्जाम्पल 1, बोल रहा है राइट एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। कह रहा है कि एक ए पी लिखिए जिसका फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप यहाँ पे देखिए, जैसे आपको पता है ना कि जो सीक्वेंस होता था उसके फर्स्ट टर्म को ए या A1 बोला जाता है, सेकेंड टर्म को A2 बोला जाता है, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, इस तरीके से ये बढ़ते जाता था। फिफ्थ टर्म को A5 बोलिएगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाता है। और इसमें आप याद रखिएगा कि सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म होता है इसको बोला जाता है AN, हमेशा याद रखिएगा। फर्स्ट टर्म को A या A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 और उसी प्रकार इस सीक्वेंस के लास्ट टर्म को बोला जाता है AN। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये है लास्ट टर्म और इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। और फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए AP का जो जेरल फॉर्म होता है इसको आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग AP को लिखा जाता है। तो इसका जेरल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए ये होता है A, A+D, A+2D, A+3D, इसी तरीके से ये होता है, ये बढ़ते चला जाएगा A+4D डॉट 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 डॉट। तो इसे देखिए एग्जाम्पल के लेके समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म, किसी AP का फर्स्ट टर्म 2 ले लेते हैं और इसका कॉमन डिफरेंस 3 ले लेते हैं, ठीक है। एक AP का फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस 3 है और आपको बोलेगा कि AP लिखिए, AP क्या होगा। तो आपको पता है AP का जो जेरल फॉर्म होता है इसी में A और D का वैल्यू पुट करिए तो AP आ जाएगा। तो यहाँ पहले इसका जेरल फॉर्म लिख लीजिए, A+D, A+2D और A+3D, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 2+3। यहाँ पे पुट करिएगा तो A की जगह 2 और D की जगह 3, तो 3 × 2 6 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। उसी प्रकार A की जगह 2 और यहाँ पे D की जगह 3, तो 3 × 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 5, यहाँ पे 8, 11, इस तरीके से ये AP बन जाएगा। देखिए AP बन गया ना। तो जब भी आपको बोलेगा AP लिखने के लिए, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे, बोलेगा कि AP लिखिए, तो AP आप इसी जेरल फॉर्म पे लिखिएगा। AP इक्वल टू पहले इस जेरल फॉर्म को लिख लीजिएगा और फिर इसमें A और D का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जहाँ A का वैल्यू 2 है तो A की जगह 2 पुट कर दीजिए और D का वैल्यू 3 है तो D की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से ये AP आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना दे रखा था, 10 दे रखा था। तो यहाँ पे नोट करिए, फर्स्ट टर्म को A बोला जाता है तो A का वैल्यू 10 और कॉमन डिफरेंस D, तो ये दे रखा है 3। अब देखिए यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और हमसे बोला है AP लिखने के लिए, तो AP क्या हो जाएगा, जो AP का जेरल फॉर्म होता है वहीं लिखिए। तो ये होता है A+D, A+2D, A+3D, इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें आप वैल्यू पुट करिए तो A की जगह हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा 10+3, यहाँ पे A की जगह 10 और D की जगह 3, तो 3 × 2 6 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे 3 पुट करिए तो 3 × 3 9 हो जाएगा, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 13, यहाँ पे ऐड करिए 16, 19, इसी तरीके से यही AP हो गया आपका। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे बोला राइट एन AP हैविंग 4 एज द फर्स्ट टर्म एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 दे रखा और कॉमन डिफरेंस -3 दे रखा है, तो इसको नोट करिए। यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा 4 और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू हो जाएगा -3 और हमसे बोला था AP लिखिए, तो AP का वही जो जेरल फॉर्म होता है उसी पे इसको अरेंज करना है। तो ये हो जाएगा A+D, A+2D, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए तो A की जगह हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस और ये हो जाएगा -3 ना, इस तरीके से वैल्यू ध्यान से आप पुट करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 × -3, इस तरीके से डॉट डॉट बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 4 - 3 और इस तरफ देखिए 4 और यहाँ पे भी 2 × -3 -6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 6, कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -2, इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो यही आपका AP हो गया। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे बोला है राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर -1.25 एंड -0.25 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ फर्स्ट वाला फर्स्ट का वैल्यू होगा और सेकंड वाला सेकंड का वैल्यू होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा -1.25
और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाएगा ये -0.25। इतना तो आ रहा है समझ में। हमसे बोला AP लिखने के लिए, तो वहीं जो AP का जनरल फॉर्म होता है उसी पे इसको अरेंज करना है। तो ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। पुट करिए वैल्यू, तो यहाँ पे A की जगह हो जाएगा -1.25, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -1.25 प्लस, और D की जगह इसको पुट करिए -0.25, इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद A प्लस 2D, तो यहाँ पे भी पुट करिए, तो -1.25 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू -0.25, इसी तरीके से होगा ना पुट वैल्यू। इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा -1.25, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -1.25 और प्लस इंटू माइनस -0.25, और इस तरफ हो जाएगा -1.25, और यहाँ पे भी देखिएगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 0.50, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो -1.25 और यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा -1.50, और यहाँ पे भी दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा -1.75, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यही आपका AP हो गया। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे बोला है फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। नीचे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है तो उसका बोला कि फर्स्ट टर्म को लिखिए और साथ साथ कॉमन डिफरेंस को भी लिखिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ... तो यहाँ पे आपको पता है ना फर्स्ट टर्म तो यही होगा ना, सबसे शुरू वाला टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हो जाएगा 1/3, और रहा बात कॉमन डिफरेंस का, तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इक्वल टू ये होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू। आपको पता है ना कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, ये तो पिछले एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू हो जाएगा 5/3 माइनस A1 का वैल्यू 1/3। यहाँ पे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2। तो यहाँ पे देखिए 3 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 1, डेट मीन्स 4/3 आ जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/3। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू हो जाएगा यही वाला, तो इसका फर्स्ट टर्म होगा तो 0.6 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करिए। तो यहाँ पे सेकंड टर्म है 1.7 माइनस 0.6, तो इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 1.1, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.1। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे बोला है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इतना करा कि इस AP का कॉमन डिफरेंस बताइए और इस AP का अगला 3 टर्म और लिखिए। जैसे यहाँ पे 4 टर्म दे रखा है ना, 1 2 3 4 4 टर्म दे रखा है, और बोला कि अगला 3 टर्म और क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे AP दे रखा था 3, -2, -7, -12 ... तो यहाँ पे बोला कॉमन डिफरेंस लिखिए। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, जैसे यहाँ पे A का वैल्यू हो जाएगा 3 और D का वैल्यू कितना होगा, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 का वैल्यू -2 माइनस और A1 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। तो ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब बोला कि हमसे कि नेक्स्ट 3 टर्म बताइए कि इसका अगला 3 टर्म और क्या क्या होगा। तो देखिए ये कैसे होगा, तो यहाँ पे समझिए पहले आप। जैसे आपको पता है कि AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको A या A1 बोला जाता है, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, इसी प्रकार से ये बढ़ते जाता है। और इसके लास्ट टर्म को बोला जाता है AN, और इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरीके से ये भी आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्म है इसको आप फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं A1, ये हो जाएगा इसका सेकेंड टर्म, ये हो जाएगा इसका थर्ड टर्म, ये वाला हो जाएगा फोर्थ टर्म, इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। आ रहा बात समझ में आपको? तो सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान से समझ लेना है। जैसे इसका फर्स्ट टर्म A1 था तो ये तो A ही रहेगा, या A1 या A कुछ ही बोलिए। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A2, तो ये हो जाएगा A प्लस D, यही था ना। इसके बाद देखिएगा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A3, तो ये था A प्लस 2D। इसके बाद इसका फोर्थ टर्म तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। इस तरीके से अगर इसका आप फिफ्थ टर्म लिखना चाहिए तो ये लिखिएगा A प्लस 4D। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक पैटर्न बना। जैसे अगर AP का सेकंड टर्म, जैसे यहाँ पे समझिए, इससे नहीं समझिए, जैसे आपका AP का यदि 5वां टर्म निकालना हो तो इसको आप क्या लिखते हैं A प्लस 4D, मतलब 5 से 1 कम इसको लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 से 1 कम लिखना है। जैसे AP का फोर्थ टर्म निकालना है तो 4 से 1 कम इसको लिखना है, यानी A प्लस 3D।
अगर थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d, मतलब 3 से 1 कम। अगर सेकंड टर्म निकालना है तो 2 से 1 कम, तो 2 से 1 कम 1 के रहेगा ना, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। अब फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा। जैसे अगर आपसे कोई बोल देगा कि a 15th बताइए, 15वां टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, ये हो जाएगा a प्लस 14d, यही होगा ना, 15 से 1 कम। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इसी को हर जगह यूज करेंगे। जैसे आपसे बोल देगा a22, 22nd टर्म बताइए, तो आप इसको क्या लिखिएगा, a प्लस 21d। और आपको बात समझ में। अगर आपसे कोई बोल देगा a30 निकालिए, 30वां टर्म, तो इसको आप लिखिएगा a प्लस 29d, यानी 30 से 1 कम यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे कोई बोल देगा a50 निकालिए, 15th टर्म, ये 50 टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस 49d। आ गया होगा आपके बात समझ में। तो अगर किसी भी टर्म आपको निकालना है तो इसी तरीके से, जैसे जेमा टर्म निकालना हो, उससे 1 कम यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे हमसे बोला था नेक्स्ट 3 टर्म लिखने के लिए, तो यहाँ पे जो 4 टर्म दे ही रखा है ना, a1, a2, a3, a4, ये 4 टर्म का तो वैल्यू दे रखा है। तो इसके बाद और 3 टर्म कौन होगा, तो a5 हो जाएगा, a6 हो जाएगा और a7 हो जाएगा। यही 3 टर्म होगा ना इसके बाद। तो यही 3 टर्म का वैल्यू आपको निकालना है, a5, a6 और a7 का। तो यहाँ पे देखिए निकाल देते हैं। जैसे a5 का वैल्यू निकालिए, तो a5 को क्या लिखेगा, a प्लस 4d। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको सिखाया है। 5 से 1 कम यहाँ पे रहना चाहिए, तो यह हो जाएगा a का वैल्यू पुट करिए, a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे पुट करिए 3 प्लस, और ये हो जाएगा 4 इंटू डी का वैल्यू देखिए कितना है, -5, तो डी की जगह -5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 20, तो यहाँ पे घटाइए, तो यह आ जाएगा -17। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसके बाद देखिए a6 निकालिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d। वहीं काम करिए, a और d का वैल्यू पुट करिए, तो a का वैल्यू है 3 और 5 इंटू डी का वैल्यू है -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 25। यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, और 5 इंटू 5 25, इसको घटाइए तो ये आ जाएगा -22। इसके बाद a7 निकाल लीजिए, तो a7 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d, इससे 1 कम। तो यहाँ पे a का वैल्यू है 3 प्लस 6 इंटू, और d का वैल्यू कितना था -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस 30, तो यहाँ पे आ जाएगा -27। तो इसी तरीके से आपको अगला टर्म जब भी निकालने बोले तो इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। एग्जाम्पल 6, यहाँ पे देखिए बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। करा के नीचे जो सिचुएशन दे रखा है उसमें कौन सा सीक्वेंस है जो एपी बना रहा है। यहाँ पे सिचुएशन देखिए, पहला में बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फॉर्म द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैचेज ऑफ 25। बैचेज का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। करा कहा है कि एक और स्कूल का जो ऑडिटोरियम है उसमें टोटल कितना स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट है, और उससे जब ऑडिटोरियम से स्टूडेंट बाहर निकल रहा है तो 25 के बैच में निकल रहा, मतलब 25 के ग्रुप में निकल रहा। जैसे देखिए टोटल ऑडिटोरियम में कितना स्टूडेंट था, तो 1000 था। इसके बाद 25 के ग्रुप में बाहर निकलेगा, मतलब एक बार में उससे 25 स्टूडेंट बाहर निकल गए ऑडिटोरियम से, तब इसमें कितना बचेगा, तो इसमें से 25 माइनस करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 975। अब ऑडिटोरियम में इतना बचा, फिर अगला बार 25 के ग्रुप में स्टूडेंट बाहर निकल जाएगा, 25 स्टूडेंट, तो फिर इसमें माइनस करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 950। फिर बाहर निकलेगा 25 स्टूडेंट, तो अगला बार हो जाएगा यहाँ पे 925। इसी तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। अब आपको देखना है कि ये जो सीक्वेंस बना, पहले आपको ये सीक्वेंस आ रहा है समझ में, ये कैसे बना, देखिए एक बार फिर से। पहले टोटल स्टूडेंट था 1000, अब बोला कि 25 के ग्रुप में बाहर निकलता है, मतलब एक बार में ऑडिटोरियम से 25 स्टूडेंट बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही एक बार में 25 को बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा, 975। फिर 25 बाहर निकलेगा तो 950, और फिर 25 बाहर निकलेगा तो 925। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या ये सीक्वेंस जो बना वो एपी में है कि नहीं है। तो आप देखिए D1 निकाल के, तो D1 इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 का वैल्यू है 975 माइनस A1 का वैल्यू है 1000। जब इसको आप माइनस करिएगा तो कितना आएगा, -25 आएगा। और D2 निकालिए, तो D2 इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 है 950 माइनस, और A2 कितना है 975। तो यहाँ पे जब आप घटाइएगा तो ये भी आएगा -25। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि D1 और D2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और जब दोनों आपस में इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। तो यहाँ पे लिख दीजिए
हेंस द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ये जो सीक्वेंस ऊपर दे रखा है वो एपी में होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे बोला द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 100 रुपीज आर डिपोजिटेड एनुअली टू एक्यूमुलेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। कराए कि एक अकाउंट में कितना मनी होगा प्रत्येक साल जब 100 रुपया डिपॉजिट किया जाता है 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड दोनों को कंपेयर करके समझिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया का एक अमाउंट है और इसको आप बैंक में जमा किए और बैंक वाला बोला कि हम 5% इस पर सिंपल इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, इस पर बोला कि सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो अब आपको निकालना है अमाउंट कि एक साल के अंत में कितना रुपया आपको मिलेगा, फिर 2 साल के अंत में कितना मिलेगा, 3 साल के अंत में कितना मिलेगा। तो जैसे देखिए आप 100 रुपया जमा किए, यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो है 100 रुपया और बैंक वाला बोला कि 5% हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे। तो आप पहला साल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो यहाँ पे अमाउंट है 100 पहला साल के लिए, तो टी की जगह 1 और रेट है 5 और बाई 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 रुपया, यानी इंटरेस्ट आ गया 5 रुपया पहला साल का। तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा इसमें, यानी टोटल अमाउंट जो मिलेगा आपको एक साल के अंत में ये मिलेगा आपको 105 रुपया। कैसे आ रहा है, आपको आ रहा है समझ में, 5 रुपया इंटरेस्ट आया एक साल में, तो ये इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा ना 100 रुपया पे, तो टोटल अमाउंट मिलेगा 105 रुपया। अच्छा, अब दूसरा साल निकालिए। देखिए यहाँ पे दूसरा साल के लिए भी अमाउंट आपका जो 100 रुपया वो ओरिजिनल 100 रुपया पे ही इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड ईयर भी आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5% वो 100 रुपया पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, यहाँ पे सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो यहाँ पे देखिए अमाउंट तो 100 ही रहेगा लेकिन टाइम यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और रेट 5/100। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 साल में आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 साल के अंत में आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा 100 और प्लस 10, ये 100 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 110 रुपीज़, यानी 2 साल में आपको 110 रुपये मिलेगा। अगर आप तीसरा साल निकालेगा तो तीसरा साल भी आपका जो टोटल अमाउंट है, ये सॉरी जो अमाउंट है वो 100 रुपया ही रहेगा जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये जो 5% इंटरेस्ट होगा वो हमेशा ये 100 रुपया पे ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे थर्ड साल में आपका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तो ये निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू, यहाँ पे टाइम की जगह 3 हो जाएगा और रेट तो 5 ही रहेगा बाई 100। तो यहाँ पे थर्ड साल में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 15 रुपया। तो यहाँ पे आपको तीसरा साल के अंत में टोटल अमाउंट कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट देखिए 100 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 115 रुपीज़। तो इस तरीके से ये सिंपल इंटरेस्ट वर्क करता है। अब आपको समझना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखिए इसी अमाउंट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेके दिखाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है इसके साथ। जैसे अमाउंट था 100 रुपया और आप बैंक में जमा किए, तो बैंक वाला यहाँ पे बोला कि हम 5% कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, तो ठीक है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ही दो। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे पहला साल का आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो पहला साल का इंटरेस्ट निकालिएगा तो 5% दे रहा है ना, तो 100 का 5%, तो यहाँ पे कटेगा यानी 5 रुपया आ गया इंटरेस्ट। तो जब 5 रुपया इंटरेस्ट आ गया तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट हो जाएगा ये 100 और प्लस इंटरेस्ट हुआ 5 रुपया, दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 105 रुपया। यानी पहला साल के अंत में तो 105 रुपया ही मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट में भी आपको 105 रुपया ही मिला था। तो पहला साल में तो दोनों के लिए सेम है। लेकिन अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट कम ये जो कैलकुलेट होगा, जो 5% इंटरेस्ट था वो 100 रुपया में ना होकर 105 रुपया पे कैलकुलेट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 105 रुपया पे होगा। ये दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें आप देखे थे कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था बार बार इसका ओरिजिनल अमाउंट जो आप 100 रुपया जमा किए थे उसी पे कैलकुलेट हो रहा था हर बार। पहला साल में भी इसी पे हुआ, दूसरा साल में भी 100 पे हुआ और तीसरा साल में भी ये 100 रुपया पे ही कैलकुलेट हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो आपको एक साल में मिला उस पर अगला साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जैसे पहला साल के अंत में 105 रुपया मिला आपको, तो अब अगला साल 105 रुपया पे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तब इस पे निकालिए। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर कितना इंटरेस्ट आ जाएगा,
तो 105 का 5%। तो यहाँ पे देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 525 अपॉन 100, यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 5.25 रुपया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे जोड़िए ये वाला अमाउंट हुआ और ये इंटरेस्ट हुआ, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 105 प्लस 5.25, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा 110.25। देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपसे मिला ना, ये सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा मिला इसमें सेकंड ईयर, यहाँ पे सिर्फ 110 रुपये ही मिला था, यहाँ पे 110 रुपया 25 पैसा मिला। उसी प्रकार जब आप थर्ड ईयर निकालेगा तो थर्ड ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 5%, वो इस अमाउंट पे आ जाएगा। यहाँ पे जो मिला था सेकंड ईयर के लास्ट में 110.25 रुपया, अब इस पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। तो आपको आ रहा समझ में कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बस यही बेसिक सा डिफरेंस है जो इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल अमाउंट पे ही कैलकुलेट होगा, चाहे पहला साल हो, दूसरा साल, तीसरा साल, किसी भी साल का हो। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो बार बार वो टोटल अमाउंट जो आपको एक साल के अंत में मिलेगा उस पर, जैसे यहाँ पे पहला साल में, तो पहला साल में जितना रुपया आप जमा किए थे उसी पे ना कैलकुलेट होगा। अब 100 रुपया जमा किए थे तो उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, तो पहला साल के अंत में मिला 105 रुपया आपको, तो जो अगला साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 105 रुपया पे हो जाएगा, ना कि ओरिजिनल अमाउंट पे। यही इसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो अगला साल हो गया 105 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट, तो ये हो गया टोटल अमाउंट 110 रुपया 25 पैसा। फिर तीसरा साल, तो तीसरा साल इस पे हो जाएगा, जो दूसरा साल के लास्ट में आपको जितना रुपया मिला इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आगे की ओर निकलते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अमाउंट था 100 रुपया और इंटरेस्ट था 4%। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे पहले निकालते हैं अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे देखिएगा अमाउंट आपके पास कितना था, 100 रुपया था ना, ए फॉर अमाउंट समझिएगा, ठीक है। तो अमाउंट था 100 रुपया और जो आपका इंटरेस्ट था वो था 4%। तो यहाँ से पहले आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 100 का 4%। तो यहाँ पे 100 का 4% 4 रुपया ही होगा ना, ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रुपया। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए कि अब टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल अमाउंट, ये वाला जो अमाउंट हुआ था और जो आपको इंटरेस्ट मिला दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 4, डेट मीन्स 104 रुपया, यानी पहला साल के अंत में इतना रुपया आपको मिलेगा। और इसके बाद निकालिए अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे देखिएगा अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, जैसे इंटरेस्ट था 4%, तो ये तो इंटरेस्ट का 4% रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस टोटल अमाउंट पे जो पहला साल के अंत में आपको मिला था, यानी यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 104 रुपया। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए, ना कि 100 पे आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे अब इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 104 का 4%। तो यहाँ पे हो जाएगा 416 अपॉन 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.16, यानी इतना रुपया आ जाएगा इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आप निकाल लीजिए, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये वाला अमाउंट हुआ और जो इंटरेस्ट हुआ दोनों को ऐड करना होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 104 प्लस और ये है 4.16, तो जब इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 108.16। तो ये हो गया सेकेंड ईयर का। अब निकालिए थर्ड ईयर का। तो अब देखिए थर्ड ईयर में क्या होगा, तो इंटरेस्ट हुआ तो 4% है, तो ये तो 4% रहेगा, लेकिन जो यहाँ पे जो अमाउंट है वो आ जाएगा ये वाला अमाउंट वो जो सेकेंड ईयर के लास्ट में मिला था, तो ये हो जाएगा 108.16। अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे निकालिए इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा 108.16 का 4%। यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा तो ऊपर में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको हटाइए तो यहाँ पे भी 2 जीरो आ जाएगा और ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 43264, यही आएगा। और नीचे में आ जाएगा 1 पे 4 जीरो, तो यहाँ पे देखिएगा ये आ जाएगा 4.3264, इतना ही आएगा ना। यहाँ से अब टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट हुआ और जो इंटरेस्ट हुआ आपको मिला, दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 108.16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4.3264, इसको ऐड करिए तो आ जाएगा 112.4864। तो इसको 2 डेसिमल तक लीजिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 112.48 हो जाएगा इस तरीके से तीसरा साल के अंत में। अब यहाँ पे सारे को हम नोट कर लेते हैं।
फर्स्ट ईयर में आया था 104, सेकेंड ईयर में आया था 108.16 और थर्ड ईयर में आया 112.48। इसी तरीके से ये आगे आता जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या ये सीक्वेंस है जो एपी में है या नहीं है। तो यहाँ से निकालिए D1, तो D1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से ये दोनों को माइनस करिए ना, A2 माइनस A1 यही होता है। तो 108.16 माइनस 104, तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो यह आ जाएगा 4.16। अब D2 निकाल के देखिए, तो D2 होता है A3 माइनस A2, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 का वैल्यू 112.48 माइनस और A2 का वैल्यू पुट करिए 108.16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.33। अब देखिए तो क्या दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे D1 कुछ आ गया, D2 कुछ आ गया, तो यहाँ पे D1 और D2 आपस में इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस दे रखा था वो एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। इसी तरीके से आपको कर लेना है।